हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इसका 11वां सेट होगा और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 2021 में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। साथ में इन क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? आंसर है पहला मुंबई महाराष्ट्र में। जो भारत की पहली कपास मिल थी कलकत्ता में खोली गई थी 1818 में, लेकिन ये असफल रही थी। कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में खोली गई थी लेकिन ये असफल रही थी। उसके बाद भारत की दूसरी कपास मिल 1854 में कावासाजी डाबर के द्वारा खोली गई थी। जो इसका नाम दिया गया था बॉम्बे स्पिनिंग एंड बिनिंग कंपनी रखा गया था। तो ये 1854 में खोली गई थी। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। आंसर चौथा होगा विलियम जोन्स। और बात करें एशियाटिक सोसाइटी के बारे में तो इसका गठन भारत में कंपनी शासन के दौरान ओरिएंटल रिसर्च यानी इस मामले में भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों का शोध को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना की गई थी। विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे और इसके पहले अध्यक्ष भी बने थे। कलकत्ता में इसे स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में इसका नाम कोलकाता है। एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना की गई थी तब बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग के समय इसकी स्थापना की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष राजेंद्र लाल मित्रा थे, जो 1885 में बने थे। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शौकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, शौकत अली के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला था। ब्रिटिश भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा ये चलाया गया राजनीतिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को प्रथम विश्व युद्ध के बाद टूटने से बचाना था, क्योंकि ब्रिटिश और मित्र देशों की सेनाओं ने ओटोमन साम्राज्य को विभाजित करने की योजना बनाई थी। तो तुर्की के सहयोग में चलाया गया था। तो इस आंदोलन के प्रमुख मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली अलग हैं। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों को अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अन्य नेता भी जुड़े थे, हकीम अजमल खां, हसरत मुआनी और अबुल कलाम आज़ाद। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में इस आंदोलन का समर्थन किया था और उन्होंने उसी समय व्यापक असहयोग आंदोलन चलाने की तैयारी की थी। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद यह 1922 में समाप्त हो गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन चलाया गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो हर्बर्ट सस्पेंसर के द्वारा इसे गढ़ा गया था। और इनसे संबंधित ही सवाल काफ़ी पूछे जाएंगे, आप देखना। योग्यता की उत्तरजीविता या सबसे योग्यता का अस्तित्व या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सबसे योग्य का अस्तित्व का मतलब है कि प्रकृति में वे जीव ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं जो और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, जो अपने वातावरण में सबसे बेहतर तरीके से ढल जाते हैं। इस वाक्यांश का पहली बार उपयोग हर्बर्ट सस्पेंसर के द्वारा किया गया था। सस्पेंसर ने इसे चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है उसको पढ़ने के बाद अपनी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोलॉजी में लिखा था 1864 में। वंशागति नेम या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। आंसर चौथा है ग्रेगर मेंडल। बात करें मेंडेलियन वंशानुक्रम के बारे में तो मेंडेलियन वंशानुक्रम एक प्रकार की जैविक विरासत है जो इस बात को समझाती है कि माता पिता से संतानों को जो आनुवंशिक गुण हैं यानी जीन कैसे मिलते हैं। इसे सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने 1865 और 66 में अपने प्रयोगों के जरिए बताया था। और इस सिद्धांत की पुनः खोज की थी ह्यूगो डी ब्रिस और कार्ल कोरेंस ने। साल 1900 में मेंडल के सिद्धांतों को फिर से खोजा था। विलियम बेटसन ने इन्हें प्रसिद्ध किया और इसे जेनेटिक्स नाम दिया था, यानी आनुवंशिकी नाम दिया था। तो लोकप्रिय विलियम बेटसन के द्वारा बनाया गया था। इसे आसान भाषा में समझें तो मेंडेलियन वंशानुक्रम
जो वंशानुक्रम है ये समझने का आधार है कि आनुवंशिक लक्षण जैसे रंग, रूप और आकार जो संतान में कैसे आते हैं, यानी माता पिता से कैसे आते हैं, रूप, रंग और आकार आदि जो शब्द हैं जीन से संबंधित हैं। ये प्राकृतिक चयन के लिए समय के साथ कैसे बदलते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो काफ़ी प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो ये असम में पाया जाता है। आंसर चौथा होगा असम। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट और नागांव जिले में, 2 जिले हैं इनमें पड़ता है असम में। प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया के 2/3 गैंडे पाए जाते हैं। इसे 1905 में स्थापित किया गया था और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2006 में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है 1985 में। और इसमें जो प्रमुख जीव प्रजाति पाई जाती हैं वो हाथी, जंगली भैंस और दलदली हिरण पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे के अलावा। संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ खालिस्तान है मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भारी कक्षा में मौजूद होते हैं। जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी आवरण में होते हैं। ये बंध बनाने के लिए दूसरे परमाणु के साथ साझा हो सकते हैं, दान कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो जो सोडियम है सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, जो बचा है वो तीसरी में पहुंच गया, तो बचा कितना है? 1 है। तो जो इसमें सबसे भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को यह खालिस्तानी के तौर पर मनाया था। तो स्वतंत्रता के तौर पर इसे मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। आंसर दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। अब बात करें स्वतंत्रता दिवस के बारे में, देखिए इस शब्द को पहली बार यानी पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता की मांग पहली बार हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। वह पहले भारतीय थे जिनके द्वारा इसकी घोषणा या मांग की गई थी। तो देखिए 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उन्होंने इसकी मांग की थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा यानी भारत की स्वतंत्रता 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी और इसमें घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। घोषणा 1929 में की गई है, लेकिन 1930 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1930 से लेकर 1946 तक मनाया है। 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी 1950 से। और जो 15 अगस्त है उसे जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मनाया जाता है 1947 से, क्योंकि अपना देश भारत आज़ाद हुआ था इस दिन। तो गणतंत्र दिवस के रूप में अब 26 जनवरी को मनाया जाता है 1950 से। स्वतंत्रता दिवस की इस साल थीम है विकसित भारत। तो विकसित भारत इस बार की थीम है और ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 2024 में। राज्यसभा सदस्य का चुनाव या ब्लैंक स्थान है की अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 साल की अवधि के लिए इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। जो राज्यसभा है इसे राज्यों की परिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है, यानी जो निचला सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है और ऊपरी सदन को राज्यसभा। पूरी तरह से इसे भंग नहीं किया जा सकता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें एक 23 सदस्य हर 2 साल में चुने जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या अभी 245 है, जो 233 हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें 243 हैं और जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में योगदान के लिए इन्हें नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो अनुच्छेद 55 है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। और बात करें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में हो सकती है वो 250 है। 238 निर्वाचित होंगे और 12 की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी जब 250 होंगे तब, लेकिन अभी वर्तमान में 245 हैं। G7 क्या है? तो G7 देखिए IMF द्वारा घोषित विश्व के 7 उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। आंसर पहला है
बात करें G7 या ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 7 देश हैं। G7 की स्थापना 25 फरवरी 1973 को की गई है। जो ये G7 है इसका पहला सम्मेलन, देखिए 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहला सम्मेलन 1975 में हुआ है फ्रांस में। तो फ्रांस में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था और G7 का भारत सदस्य नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। और जो इसका 50वां सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया है वो इटली में हुआ था, ये करंट में सवाल है। तो और जो 51वां सम्मेलन होना है 2025 में, वो कनाडा में आयोजित किया जाएगा, जो अगला होना है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना वर्ष, तो यह ब्लैंक स्थान है, किस वर्ष में हुई थी? 1806 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर चौथा है। देखिए ये डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे SBI की स्थापना 1955 को की गई थी, लेकिन काफ़ी ये डीप में पूछा गया है, इसलिए यहाँ सन 1806 दी गई है। अब बात करें SBI के बारे में, तो देखिए SBI का पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। जब इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था, तो SBI तब किया गया है, यानी भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। SBI एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और यह भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। शुरुआत इसकी 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जानी जाती है। बात करें अब 1806 यहाँ क्यों पूछा गया था। देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता इसकी स्थापना 1806 में की गई थी और बैंक ऑफ बॉम्बे इसकी स्थापना 1840 में की गई थी और बैंक ऑफ मद्रास इसकी स्थापना 1843 में। तो जब इंपीरियल बैंक में इनका विलय हुआ था, यानी इन तीनों बैंकों का विलय हुआ था, तब इसको नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 27 जनवरी 1921 को तीनों बैंकों को विलय करके इसको नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1921 से लेकर 1955 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रहा था। उसके बाद SBI पड़ा है, तो इसलिए यहाँ से गहराई से पूछा गया सवाल था। तो याद रखिएगा 1806 में इसकी शुरुआत जो बैंक ऑफ कलकत्ता इससे पूछी गई है। वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी और वर्तमान में इसके CFO कमलेश्वर राव कोदा बनती हैं। SBI की पहली महिला अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य थी, जो अक्टूबर 2013 में बनी थी। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जातक कथाओं को इसमें दर्शाया गया है। आंसर दूसरा है, जातक कथाएं। जो ये अजंता की गुफाएं हैं बौद्धों से संबंधित हैं और स्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद का नाम अब बदल के छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। और अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। तो खोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। 1819 में की गई थी जॉन स्मिथ के द्वारा। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये जो आकृतियाँ और चित्र हैं इसमें जुड़े हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों पर आधारित हैं। निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के बीच हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था इसे 1983 में और इसमें कुल गुफाओं की संख्या 29 है। बाकाटक राजा थे हर्षेल, तो इनके संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्णित की गई थी। 30 नवंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए 2020 में जब पूछा गया था तो 190 थे। जो 190वां था वो अंडोरा था। अब वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। जो IMF है, तो IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसका गठन किया गया था 1 जुलाई 1944 को। 1944 के ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। कुल सदस्यों की संख्या 191 है। जो भी 21 अक्टूबर 2024 को बना है लिechtenstein है। और ये देखिए मैप में ये इसका 191 सदस्य देश लिechtenstein है। तो ये एक यूरोपीय देश है लिechtenstein। तो IMF का 190वां सदस्य देश अंडोरा था। तो अब 191 हो गए। 190वां ये भी याद रखिएगा अंडोरा था। प्रबंधन निदेशक अभी 12 भी हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। प्रथम उप प्रबंध निदेशक
गीता गोपीनाथ हैं, जो कि भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? और देखिए, इससे पहले ये पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो ऐसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं यहाँ से। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग, तो ख्वाजा सलीमुल्लाह इसके संस्थापक थे। संस्थापक भी पूछे जाते हैं। स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, तो ब्रिटिश भारत में की गई थी। 15 दिसंबर 1947 को ये समाप्त हो गई है। तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। 1905 से लेकर 1910 तक इनका कार्यकाल रहा था। मुस्लिम समुदाय के लिए अपनी राजनीतिक आवाज़ और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता महसूस हुई जब ब्रिटिश भारत में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था, भारत में कांग्रेस पार्टी थी और ये हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। मुसलमानों ने तभी सोचा था कि हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने ये विचार किया कि हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए, तो मुस्लिम लीग तब बनाई गई थी 1906 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो देखिए, मेमोरी से संबंधित एक और सवाल पिछली बार पूछा गया था, तो वहाँ दिया गया था पेटाबाइट, यानी एक क्रम दिया गया था पेटाबाइट किससे बड़ी इकाई है। तो ये सबसे बड़ी इकाई योटाबाइट है। तो आंसर इसका चौथा है योटाबाइट, और सबसे बड़ी इकाई भी यही है योटाबाइट अभी वर्तमान में। बात करें कंप्यूटर मेमोरी की मापों के बारे में, तो सबसे छोटी इकाई है बिट। जो बिट है वो बाइनरी डिजिट है, इसमें 0 या 1 डिजिट होती है। 4 बिट्स को मिलाकर निबल बनता है एक। तो ये सवाल पूछा गया था कि 4 बिट्स को मिलाकर एक निबल बनता है, या दूसरी इकाई दी गई थी 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट, और 1 KB में 1000 बाइट्स होते हैं। 1 MB में, अब ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो यह 1000 KB आएगा, यानी किलोबाइट। तो 1 MB में 1024 KB, और 1 GB में 1000 MB होगा। अब ऐसे ही क्रम बढ़ेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमें ये देखना है कि इनकी जो मेमोरी की बढ़ती माप है उन्हें देखना है क्रम में। तो GB से बढ़ी है TB, TB से बढ़ी PB, और इससे बढ़ी है EB। तो EB यानी एक्साबाइट, और ZB यानी जेटाबाइट, और YB योटाबाइट। तो ये इसका क्रम है, छोटे से बड़ी की ओर है। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो जो USA अमेरिका है, ये एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। अर्जेंटीना, भारत और चाइना, यहाँ एक एक टाइम जोन है। सभी देशों में एक टाइम जोन है। यहाँ जो USA अमेरिका है, यहाँ 11 टाइम जोन है। अब बात करें टाइम जोन या समय क्षेत्र के बारे में, तो समय क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें समान समय निर्धारित होता है या किया जाता है। यह समय मानक है जो किसी स्थान के स्थानीय समय को निर्धारित करता है, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न होते हैं। सभी टाइम जोन का आधार 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है। लंदन से होकर गुजरती है। ये समय के अंतर को व्यवस्थित करने के लिए पूरी दुनिया को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। जो देशों को बांटा गया है टाइम जोन के आधार पर, यानी जिन देशों में जितने टाइम जोन है उनके बारे में। तो जो फ्रांस है, वहाँ सर्वाधिक टाइम जोन है, या 12 टाइम जोन है, यानी इनका जो काफ़ी क्षेत्र पर बड़ा है, तो इस हिसाब से यहाँ टाइम जोन अधिक हैं। अमेरिका में 11 हैं, और रूस में यहाँ भी 11 हैं। तो रूस अमेरिका में 11 और सर्वाधिक 12 फ्रांस में हैं। अंटार्कटिका में 10 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 9 हैं, यूनाइटेड किंगडम में 9 हैं, इससे भी कम है। लेकिन जो बात करें भारत में, तो भारत में 1 है। अपने भारत की बात की गई, लेकिन और भी इसमें एक हैं। बहुत देश हैं, इनमें एक ही टाइम जोन है। जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं, उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो इसे आणविक जातिव्रत कहते हैं, या इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी कहते हैं। अब बात करें आणविक फाइलोजेनेटिक्स के बारे में, यानी इसी के बारे में जो पूछा गया था। तो एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों के विकासवादी संबंधों को समझने के लिए उनके DNA के विश्लेषण पर आधारित है। और आसान भाषा में समझें तो इसका उद्देश्य है, यह अध्ययन करता है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और कैसे उनके बीच विकासवादी अंतर आए। यह मुख्य रूप से DNA अनुक्रमों में होने वाले बदलावों का विश्लेषण करता है। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम बताएं।
यह नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी, स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। तो इसे एस्ट्रोसैट कहते हैं। आंसर पहला है एस्ट्रोसैट। जो ये एस्ट्रोसैट है भारत का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप है जो अलग अलग प्रकार के रोशनी या मल्टी वेवलेंथ जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और ऑप्टिकल लाइट का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। 28 सितंबर 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। और रॉकेट से किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था, तो वो PSLV-C30 के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। यह ब्रह्मांड की गहराई को पता लगाने के लिए इसे बनाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र, तो पहला व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ स्थापित किया था, यहाँ ये पूछा जा रहा है। सूरत में स्थापित किया था। आंसर चौथा है सूरत में। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने अपना पहला व्यापारिक, जो इसकी पहली व्यापारिक चौकी या फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मसूरीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी 1611 में। लेकिन ये इसकी व्यापारिक चौकी थी यानी फैक्ट्री, और वहाँ केंद्र पूछा गया था। और दूसरा व्यापारिक चौकी सूरत में 1615 में स्थापित किया गया था। तो ये व्यापारिक फैक्ट्री का मतलब व्यापारिक गोदाम या व्यापार करने का स्थान है। और जो इसका केंद्र था यानी वहाँ केंद्र पूछा गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला व्यापारिक केंद्र 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों अलग बातें हैं। वहाँ जो व्यापारिक गोदाम था वो और ये केंद्र था। सूरत पहला व्यापारिक केंद्र था जो मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से खोला गया था। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों से व्यापार करने की अनुमति मिली और यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्थापित की गई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और ये समाप्त हुई है 1 जून 1874 को। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिटेंशन एक्ट की शर्तों के तहत इसे समाप्त किया गया था। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, थॉमस स्माइथ। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, तो ये डायरेक्ट ही याद रखना होगा। 16,384 कॉलम होते हैं एक्सेल 2010 की सीट में। तो आंसर इसका दूसरा है 16,384। जो एक्सेल सीट है, एक्सेल 2010 सीट है, ये एक डिजिटल स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की 10 सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। यह डेटा को पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया इसे। इसमें हम गणना, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण कर सकते हैं। और कुल कॉलमों की संख्या इसमें होती है 16,384 और कुल पंक्तियों की संख्या होती है 10,48,576। तो कॉलम और पंक्ति दोनों को याद रखिएगा, पंक्ति पूछी जाती हैं। ईरान का प्राचीन नाम क्या था, तो फारस था ईरान का प्राचीन नाम। अब आंसर पहला है फारस। और ये देखिए लोकेशन मैप में ईरान की, ये है ईरान। तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है और ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। ये इसकी लोकेशन है मैप में। आधिकारिक भाषा इसकी फारसी है। राजधानी तेहरान है। मुद्रा रियाल है। ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता हैं जो कि वर्तमान में इसके नेता हैं, तो ये अली खमेनेई हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान जो 24 जुलाई 2024 से इसके राष्ट्रपति अभी इसी साल बने हैं। गोल वहाँ ऑप्शन में था, तो गोल एक पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र था जो वर्तमान में फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों में शामिल था। जो मेसोपोटामिया है आज इसे इराक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ऑप्शन में वहाँ सीलोन भी था, तो सीलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम है, ये भी पूछा जाता है। MPEG का पूर्ण रूप क्या है, आंसर है दूसरा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और बात करें MPEG के बारे में, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या MPEG एक संगठन है जिसे ISO और IEC ने मिलकर बनाया है। इसका काम है मीडिया जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, जीनोमिक डेटा को संपीड़ित यानी कम आकार का करने के लिए मानक बनाना है ताकि इसे आसानी से स्टोर और ट्रांसमिट किया जा सके। 1988 में हिरोशी यासुदा और डॉक्टर लियोनार्दो
चारगले ओन, इनकी पहल पर इसे स्थापित किया गया था 1988 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु था कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो पंचवर्षीय योजना है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसकी समय अवधि है 1951 से लेकर 1956 के बीच रही थी। उच्च प्राथमिकता कृषि के विकास को दी गई थी। और मॉडल कौन सा था इसमें? हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर जो रही थी 2.1% की, ये लक्ष्य वृद्धि दर रखी गई थी, लेकिन जो प्राप्ति दर रही थी 3.6% की रही थी। यानी जो लक्ष्य वृद्धि दर थी 2.1% थी, तो उससे ज़्यादा रही थी 3.6% की। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि 18% रही थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा भंडार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 8% रही थी। ये पॉइंट पूछे जाते हैं। सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, तो भाकंडा बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी आदि सिंचाई परियोजना इस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए थे। तो ये सवाल पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने IIT स्थापित किए गए थे? तो 5 वहाँ ऑप्शन में था, तो 5 आपको लगाना था। आगे भी ये पूछा जाएगा। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना इसी के तहत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं, यानी अरविंद केजरीवाल को ये पुरस्कार मिल चुका है। आंसर पहला है अरविंद केजरीवाल। बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, तो यह पुरस्कार भारतवर्ष फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति हैं उनके सम्मान में, रेमन मैग्सेसे तीसरे राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में हर साल उनके जन्म दिवस के अवसर पर दिया जाता है 31 अगस्त को। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, उपनाम है इसका। 1957 को इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार इसे दिया गया था 1958 को। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान दिया है। और बात करें इस साल जो पुरस्कार दिए गए हैं 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उनके बारे में, तो ये 5 को मिले हैं, जिनमें एक संगठन भी शामिल है। तो ये जापान से हैं। हयाओ मियाजाकी जापान से फिल्म निर्देशक हैं जापान के। ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन है, मूवमेंट है, तो ये थाईलैंड का है, इसे मिला है। कर्मा फुत्सो, तो ये भूटान से हैं, इन्हें मिला है फुत्सो। और फरवीजा फरहीन, ये इंडोनेशिया पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं, तो इन्हें दिया गया है। गुएन थी नोक फोंग, ये वियतनाम से हैं। भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन क्या है? ये संगठन है विलंग स्थान में, ये पूछा गया है। तो AITUC ये भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। जो बात करें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के बारे में, तो ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ है। 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अब मुंबई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। लाला लाजपत राय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। वर्तमान में इसके महासचिव अमरजीत कौर हैं। वर्तमान में अध्यक्ष रविंद्र कुमार हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो वहाँ पूछे गए थे और ऑप्शन में थे, तो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC, तो इनकी स्थापना याद रखिएगा 3 मई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय मजदूर संघ यानी BMS, तो इसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को की गई थी। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र, तो इसे कहा जाता है CITU, 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर, मध्य प्रदेश में। आंसर तीसरा है इंदौर में। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री इसे प्रस्तावित कर सकते हैं। आंसर चौथा है संसद के किसी भी सदन में मंत्री। जो ये सरकारी विधेयक है केवल सरकार के मंत्री यानी जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री और जो जिनके पास कोई मंत्रालय है वो इसे पेश कर सकते हैं सरकारी विधेयक को। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों या कार्यक्रमों को लागू करना है।
नोट कीजिएगा, अगर कोई विधेयक सरकार का नहीं है यानी वो निजी विधेयक है तो किसी सांसद यानी जो मंत्री, सांसद तो है लेकिन मंत्री, उसके पास कोई मंत्री पद नहीं है, द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सदस्य विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अल-बरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में, और महमूद गजनवी के समय ये भारत आया था। तो आंसर दूसरा है अल-बरूनी। जो अल-बरूनी संबंधित देश है इसका उज्बेकिस्तान, गजनवी के समय ये भारत में आया था और ये भारत में 1017 से लेकर 1027 तक रहा था। अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताबुल अल-हिंद या भारत की खोज। ये अरबी भाषा में लिखी गई है, तो आपको ये याद रखनी है कि भाषा कौन सी इसकी अरबी है, तो ये भाषा भी इनकी पूछी जाती है। जो कि अल-बरूनी ने इसमें 11वीं शताब्दी में भारत की संस्कृति, धर्म, समाज, इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है, तो इसलिए इसे भारत की खोज भी कहा जाता है। खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः यह बेलंकिस्तान है पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, तो समुद्री खरपतवारों पर ये आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। आंसर तीसरा है समुद्री खरपतवार। जो ये खराई ऊँट है एक ऊँट की नस्ल है, प्रमुख नस्ल है, और ये गुजरात में स्थित कच्छ जिले में नम दलदल में रहते हैं, जिसे आमतौर पर तैरने वाला ऊँट भी कहा जाता है। और यह नस्ल समुद्र के पानी में तैरने की अपनी खासियत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इन ऊँटों की गति धीमी होती है लेकिन ये आराम से पानी में तैर सकते हैं। तैरते हुए 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने चारागाहों पड़ोसी क्षेत्रों के मैक्रो तक पहुंचते हैं। विश्व बांस दिवस या वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ बेलंकिस्तान है। ये दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर है तीसरा 18 सितंबर को। जो विश्व बैम्बू डे या विश्व बांस दिवस, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी और ये वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य बांस उगाने और इसके इस्तेमाल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? राम बंजी सुतार के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। जो ये स्टैचू यूनिटी है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको समर्पित है। इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। स्थान कहाँ पर है? केवड़िया। जो केवड़िया का नाम है वो एकता नगर है। नर्मदा जिले गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। और इसे राम बी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण 31 अक्टूबर 2013 को शुरू किया था भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, तो इसके द्वारा इसे निर्माण किया गया है। इसके द्वारा उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को पीएम मोदी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्म दिवस की 143वीं वर्षगांठ पर किया गया था। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। आंसर चौथा होगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इन्हें स्प्राट्स नाम दिया गया है। आंसर चौथा है स्प्राट्स। जो ये स्प्राट अंतरिक्ष यान भारत द्वारा नहीं बल्कि अमेरिकी परियोजना के तहत विकसित और लॉन्च किया गया था, लेकिन ये भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ये छोटे पिक्यो सैटेलाइट्स हैं। प्रत्येक स्प्राट्स का वजन केवल 4 ग्राम होता है। जो इनका आकार है चिप के आकार का होता है। यह विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान है। पिक्यो सैटेलाइट्स स्प्राट्स छोटे उपग्रहों का एक समूह है। इनकी संख्या हर मिशन में अलग अलग हो सकती है। स्प्राट्स को पहली बार जून 2017 में भारत के PSLV C-38 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। और इस दौरान इसके साथ 6 स्प्राट्स लॉन्च किए गए थे। मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंग इसके संस्थापक थे। आंसर होगा तीसरा। जो ये मिजो नेशनल फ्रंट एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। लाल डेंग इसके संस्थापक थे। 1961 में इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जोरामथंगा। मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? CH चुंगा, जो 1972 से 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है मिजोरम के? लाल दोमा है। तो
ZPM एक संगठन है, इससे ये मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कंबमपति हरिबाबू हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ से पूछे जाते हैं करंट में। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो आयत है, समांतर चतुर्भुज है और वर्ग है। तो देखिए, आयत, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, इनमें भुजाओं की संख्या 4 है और त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 है। इस आधार पर इन्हें अलग कर सकते हैं। और दूसरा, इनमें जो कोणों की संख्या 4 है और त्रिभुज में कोणों की संख्या 3 है, तो इस आधार पर भी इन्हें अलग कर सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है, त्रिभुज अलग है। 5 से 14 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र है, n इंटू में कोष्टक में n+1 और बट्टे में 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला, ये घनों की संख्या का फॉर्मूला निकालने का सूत्र है। अब पहले 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। तो n बराबर 14 रखेंगे और उसके बाद जो बचा है 1 से 4 तक, तो n बराबर 4 मानेंगे। तो इनकी संख्या का घनों का योग निकालेंगे। तो इस सूत्र, एक को इस सूत्र में रखेंगे और दूसरे को माइनस कर देंगे, तो यहाँ ये डिफरेंस इनका निकल आएगा। और देखिए, ये जो सूत्र है इसे हटाना पड़ेगा। तो पहले जो n बराबर 14 रखेंगे, तो n का मान 14 और n+1 इंटू 15 और बट्टे में 2, और फिर इस पूरे का होगा होल स्क्वायर माइनस में। अब 1 से 4 तक निकालना है, तो n बराबर 4 मानेंगे और इंटू में एक प्लस होगा तो 5 बट्टे में 2 और इसका होगा होल स्क्वायर। और जब इनका मान निकल के आएगा, यानी आपस में घट जाएंगे। देखिए, यहाँ जो मान निकल के आएगा और ये मान निकल के आएगा, आपस में घट जाएंगे। तो जो आंसर आएगा, मैंने निकाल के देखा है, आप देखिएगा, तो 10,925 आएगा। आंसर दूसरा है 10,925। निम्नलिखित शब्द समूह में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए शब्द का एक दूसरे से किसी तरह सुसंगत है और असंगत का चयन करना है। तो LED बल्ब और ट्यूबलाइट, ये इसलिए अलग हैं क्योंकि ये सभी प्रकाश उत्पन्न करते हैं और ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं साथ में। और पेंसिल, लैपटॉप और गीजर, देखिए, पेंसिल का काम लिखने के लिए होता है और लैपटॉप, गीजर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। LCD टीवी, झाड़ू और हथौड़ा, तो इनका भी काम अलग अलग है। पेचकस, रबड़ और मोबाइल फ़ोन, तो जो तीनों समूह दिए गए हैं, इनका अलग अलग काम है, सभी का अलग अलग, यानी समान नहीं है। तो जो पहले वाले में समान दिया गया है, इसलिए ये अलग हैं। दिए गए विकल्पों को पढ़ें जिन्हें कथनीय और कारण R द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। उनके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, यानी सभी के लिए प्रदूषक नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सही है, कथन सही है इसका। और कारण दिया गया है, पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइमोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो वे कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो ये वाला गलत है। पौधों के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और CO2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये पौधों और जीवों के लिए उपयुक्त नहीं है, हानिकारक है। तो इसलिए आंसर इसका पहला होगा, यानी इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर इसका चौथा होगा। कथन ए सत्य है लेकिन R असत्य है, यानी कारण इसका असत्य है। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप पालित त्रिभुज की अंतःत्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, रीजनिंग के और मैथ के सवाल वही लेता हूँ जो उस शिफ्ट में पूछे गए, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होंगे वही। तो दो क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, मैथ के और रीजनिंग के। तो जब त्रिभुज की अंतःत्रिज्या निकालनी होती है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जब अंतःत्रिज्या निकालनी होती है, तो यहाँ डेल्टा, जो डेल्टा उसे क्षेत्रफल कहा जाता है। तो डेल्टा बट्टे अर्ध परिमाप, तो इसे S से दर्शाया जाता है। तो ये सूत्र होता है, ये उसका क्षेत्रफल हो गया और ये अर्ध परिमाप बट्टे में। तो यहाँ R दिया गया है 8 सेंटीमीटर।
और बराबर में क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ डेल्टा और बट्टे, और परिमाप है 64। जब इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो यहाँ 2 का भाग होगा, तो ये आ जाएगा 32। अर्ध परिमाप इसका 32 होगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई मानेंगे x, और जो चौड़ाई b दी गई है वो x+2 मानी होगी, क्योंकि लंबाई से चौड़ाई अधिक है 2 सेंटीमीटर। यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आयत का परिमाप दिया गया है, यहाँ परिमाप है 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर निकालेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई b, और इसमें 2 का गुणा होता है कोष्टक में। तो यहाँ 20 दिया गया है प्लस 2, और l बराबर यानी लंबाई दी गई है x प्लस, और ये जो चौड़ाई है x+2 है, तो x+2 होगा। तो 20 बराबर 2 इंटू कोष्टक में x+2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x+2, यहाँ ये हो गया, कोष्टक में होगा। तो 2 से ये 10 बार कट जाएगा, बराबर 2x प्लस के 2, और 2 से 2 को जब इधर लाएंगे तो यहाँ 8 रह जाएगा, और 2x बराबर 8 आ गया। तो 2 से 4 बार, यानी x बराबर आया है 4। तो लंबाई इसकी 4 है, तो चौड़ाई 2 अधिक है, तो चौड़ाई होगी इसकी 6। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका सूत्र होता है। तो जब 6 का और 4 का गुणा होगा, यानी 6 का और 4 का गुणा, तो 24 आएगा। यह 24 राइट आंसर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आंसर इसका दूसरा है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पश्चिम बंगाल के पहले व्यक्ति कौन थे। आंसर इसका दूसरा है, प्रणब मुखर्जी थे। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, रेटिना निम्न में से किस अंग का भाग है।